Assalamualaikum. Today we will solve F2 DBP Kit questions of chapter Capital Expenditure Budgeting. Let's start. Question number 12A.1. You are currently employed as a management accountant in an insurance company. Okay, आप अभी currently appoint हुए हो as a management accountant एक insurance company में. You are contemplating starting योर ओन बिजनेस. आप जो अपना ओन बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो, इन कंसिडरेशन वेदर और नॉट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस. अभी आप सोच रहे हो कि आपको क्या स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. व्हाट वुड योर करंट सैलरी लेवल बी. तो अभी जो आपकी करंट सैलरी है वो क्या होगी? वो संक कॉस्ट होगी, वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट होगी, वो रेलेवेंट एंड इररेलेवेंट कॉस्ट होगी आप, या फिर वो एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी. आई रिपीट, क्वेश्चन में क्या है कि आप अभी अभी एक एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट अपॉइंट हुए हो कहाँ पे? एक इंश्योरेंस कंपनी में. अब आप सोच रहे हो आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो या नहीं करो. तो आपकी जो अभी जो आप सैलरी ले रहे हो करंटली वो क्या होगी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. क्यों इसका राइट आंसर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों है? क्योंकि याद रखिएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जब आप एक बेनिफिट को सेक्रीफाइस करते हो, दूसरे बेनिफिट को चुनते हो, चूज करते हो. ठीक है, कि अगर आप जो हो तो अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, वो चूज करते हो, ठीक है, तो जो आपकी जो करंट सैलरी होगी ना वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, क्योंकि आप अपनी बिजनेस को ऑप्ट कर रहे हो, चूज कर रहे हो अपने एक चीज को छोड़कर. सही है, तो द राइट आंसर इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन 12A.2. इन डिसीजन मेकिंग कॉस्ट which needs to be considered are said to be relevant cost. डिसीजन मेकिंग के अंदर किन किन कॉस्ट को हम लोग रेलेवेंट कॉस्ट कंसिडर करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएटेड विद रेलेवेंट कॉस्ट. रेलेवेंट कॉस्ट होने के लिए क्या क्या चीजें जो हैं, मतलब कि रेलेवेंट कॉस्ट होने की क्या क्या शर्त है, कि ऐसी क्या क्या शराइत होंगी कि अगर वो होंगी तो फिर वो कॉस्ट रेलेवेंट होगी. तो याद रखिएगा, एक तो वो फ्यूचर कॉस्ट होनी चाहिए, एक वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट होनी चाहिए, एक वो डिफरेंशियल कॉस्ट होनी चाहिए. 1, 3 एंड 4. अब इसकी जो डिटेल है वो MA2 में हम अच्छा खासा पढ़ते हैं शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के अंदर, कि फ्यूचर कॉस्ट क्या होती है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होती है, डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होती है. अभी मैं सिर्फ शॉर्ट में ये बता रही हूँ कि कोई किसी भी कॉस्ट का रेलेवेंट होने के लिए ये शराइत होना बहुत जरूरी है कि वो फ्यूचर कॉस्ट हो, डिफरेंशियल कॉस्ट हो और इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी हो. ठीक है जी. 12A.3. A machine owned by a company has been idle for some month. एक कंपनी के पास एक मशीन है, ठीक है, जो कि फालतू पड़ी हुई है पिछले कुछ महीनों से. बट कुड नाउ बी यूज्ड ऑन अ 1 year कॉन्ट्रैक्ट. बट जो कि अब एक 1 year का कॉन्ट्रैक्ट मिला है कंपनी को, वो उसमें इस्तेमाल होगी. विच इज अंडर कंसिडरेशन. अभी वो ये कंसिडर कर रहे हैं कि हमें आया वो मशीन इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं चाहिए, करनी चाहिए या नहीं करनी करनी चाहिए, जो कि पिछले कुछ महीनों से फालतू पड़ी हुई है. तो जो द नेट बुक वैल्यू है ना मशीनरी की, वो कितनी है? 1000. अभी जो उसकी नेट बुक वैल्यू है. इफ नॉट यूज ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट. अगर हम नहीं कंसिडर करते कि यार हमें नहीं इस्तेमाल करनी इस कॉन्ट्रैक्ट में इस मशीन को, और हम मशीन को बेच देते हैं, तो हमें कितने की वो मशीन बिकेगी? वो मशीन बिकेगी 1200 रुपए की, $1200 की. ठीक है. अगर तो हम उस कॉस्ट को, ये सॉरी उस मशीन को यूज कर ले आफ्टर यूज ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो हम इसको यूज कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, द मशीन वुड हैव नो सेलेबल वैल्यू. मशीन की फिर कोई सेलेबल वैल्यू नहीं होगी.
तो फिर क्या होगा, उसकी जो डिस्पोजल कॉस्ट ऑफ डिस्पोजिंग होगी वो ऑफ इट इन 1 ईयर टाइम, 1 साल के अंदर अंदर, तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 800। ठीक है, मैं क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि एक मशीन जो है वो कंपनी ओन करती है, वो जो मशीनरी है वो पिछले कुछ महीनों से आइडल पड़ी हुई है, यानी फालतू पड़ी हुई है। ठीक है, लेकिन जो है वो सोच रहे हैं कि उसको, जो मशीन को, जो कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है 1 साल का, वो कंसिडर कर रहे हैं कि यार हम इस मशीन को इस्तेमाल करते हैं। अभी जो उस मशीन की जो नेट बुक वैल्यू है NBV, वो है 1,000। इफ नॉट यूज ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट, द मशीन कुड बी नाउ सोल्ड फॉर अ नेट अमाउंट ऑफ 1200। अगर हम नहीं इस्तेमाल करते उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तो मशीन को हम जो बेचेंगे तो हमें $1200 मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम यूज कर लेते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट पर, तो उसकी फिर कोई सेलेबल वैल्यू नहीं है, फिर हम उसको डिस्पोजल करना होगा। 1 साल के अंदर अंदर वो कितने की जाएगी, 800 की जाएगी। तो वो पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ द मशीन टू द कॉन्ट्रैक्ट। क्या रेलेवेंट कॉस्ट होगी मशीन की कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो याद रखिएगा। एक तो हो जाएगी ये 1200। 1200 क्यों, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि हम एक फायदे को छोड़ के दूसरा फायदा ऑप्ट करना है। तो एक तो हो जाएगी ये 1200 प्लस 800। अगर हम इसको डिस्पोजेबल कर देते हैं विद इन अ 1 ईयर, तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट आएगी ना, टोटल रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ द मशीन टू द कॉन्ट्रैक्ट, वो हो जाएगी हमारे पास 2000। एक हमारे पास हो जाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी ये, दूसरी हमारी कहलाएगी कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। अब ये क्यों, इसकी डिटेल तो बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं MA2 में। फिर भी अगर कुछ समझना हो तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12A.4, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। अच्छा जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर का कौन कौन सा पार्ट है फॉलोइंग। परचेज ऑफ न्यू फैक्ट्री प्रेमिसेस, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग मशीनरी, ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रिफर्बिशमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग फैक्ट्री प्रेमिसेस, ये मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना। तो द राइट आंसर इज 1, 2 एंड 3। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।